हाल ही में हुई बिहार इलेक्शन शायद से देश के इतिहास में अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेराफेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहाँ पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहाँ पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। मीडिया में भी यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वोट चोरी का नैरेटिव फेल हो गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि वोट चोरी कोई नैरेटिव नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और ये कहते वक्त ये भी बताना जरूरी है यहाँ पर कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है, ना ही मेरा कोई पर्सनल स्टेक था बिहार इलेक्शन में, ना ही मेरी कोई पर्सनल पसंदीदा पार्टी थी। हाँ, बस थोड़ी हमदर्दी थी मेरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लेकर, क्योंकि वो एक नई पार्टी है, असली मुद्दों पर बात कर रही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा था काश इस पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाए। लेकिन रिजल्ट जो भी आया हो, पार्टी जो भी जीती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता बस इस बात की है, एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते चिंता बस इस बात की है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से। और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं थे। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के, और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का पहला और सबसे बड़ा सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में यह सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। कहा गया कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया गया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना था और इन ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा गया। अब ऊपर से देखोगे ये एक वेलफेयर स्कीम है और सिर्फ इसे इस स्कीम के तौर पर देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से पैसे दिए जाना कई बार काफी इफेक्टिव रहता है। लेकिन प्रॉब्लम थी यहाँ पर इसकी टाइमिंग और जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को चुनाव से ठीक पहले सितंबर में लाया गया और चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि 10,000 रुपए देकर उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके। आप पूछोगे वोट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? उनकी मर्जी है ना, 10,000 रुपए देने के बाद वो किसे वोट दे। बात सही है, लेकिन यहाँ पर जानते हो क्या किया गया? उन्हें एक वादा दिखाया गया कि अभी तो इतने पैसे मिल गए, लेकिन और पैसे बाद में चाहिए, लाखों रुपए बाद में चाहिए तो हमें वोट करो। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रही है, चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही इलेक्शन कमीशन ने डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा दी थी। ये स्कीम भी सितंबर 2006 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। इसका और रिसेंट एग्जाम्पल देख लो, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार को 6 स्कीम्स के तहत लोगों को 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। नवंबर 2023 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार किसानों को पर एकड़ 5,000 रुपए देना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 30 नवंबर को वोटिंग से 1 दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही है। अगर आपको वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शन में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मानो खुली छूट दे दी एनडीए सरकार को। ना सिर्फ इलेक्शन चलते चलते उन्हें पैसे बांटने दिए गए, बल्कि इसके अलावा सुनो, वोटिंग के दौरान 1,80,000 से ज्यादा जीविका दीदी को वॉलंटियर्स के तौर पर इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया। यानी कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर भी लगा दिया गया कि जाओ सबको जाकर बताओ ये चीज। मेरी राय में सिर्फ एक यही चीज पूरी इलेक्शन को खारिज करने के लिए काफी है, लेकिन 5 और सबूत हैं। दूसरा सुनो, डुप्लीकेट वोटर्स का किस्सा। इन चुनावों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर जिन वोटर्स ने पहले ही वोट कर दिया है बाकी राज्यों में, वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ये देखो, बीजेपी के वर्कर नागेंद्र कुमार दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर वोट डाला। अजीत झा नाम का ये वोटर जिसने हरियाणा चुनाव में भी वोट डाला, दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला, बिहार चुनाव में भी वोट डाला। करीब 7-8 ऐसे लोग तो ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने खुद ही ढूंढ कर दिखा दिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो खुद से पब्लिकली फोटोज पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने यहाँ भी वोट डाला, मैंने यहाँ भी वोट डाला, यहाँ भी डाला। इस एक बंदे के तो 3-3 ईपीआईसी नंबर्स थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकते। इस चीज पर मैंने ट्वीट भी किया था और इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया था, लेकिन क्या कोई जवाब आया उनकी तरफ से?
कुछ भी नहीं आया। सोचकर देखो, अगर इतने सारे उदाहरण हमें पब्लिकली ही मिल रहे हैं तो ऐसे कितने अनजान बीजेपी के वर्कर्स हैं जो अलग अलग राज्यों में जाके हर जगह वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप है इस चीज पर। और बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए तो इन्होंने अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भी शुरू किया था, लेकिन वो करने के बाद भी ये डुप्लीकेट वोटर्स कैसे रह गए? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट के 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस पर एक लंबी सीरीज की है। इन्होंने कई महीनों तक SIR को इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिनमें से 3.42 लाख तो ऐसे थे जिनके दोनों वोटर आईडीज पर उम्र और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। इसी तरह हजारों ऐसे वोटर्स भी थे जिनके पूरे बिहार में कम से कम 3 वोट्स थे। इस इन्वेस्टिगेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था, लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर, क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? क्या आप चाहते थे कि फाइनल वोटर लिस्ट पर ये डुप्लीकेट वोटर्स रहे? इस चीज पर पहले जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एक जर्नलिस्ट ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सवाल पूछा तो उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर धमकाने की कोशिश की है। ये हो गए दोस्तों 2 क्लियर कट सबूत। तीसरा सुनो, स्पेशल वोटर ट्रेन। बीजेपी ने हरियाणा से हजारों लोगों को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार भेजा, जिससे वो बिहार में जाकर वोट डाल सके। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया भी कि सिर्फ 3 नवंबर को हरियाणा से कम 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि बिहार तक वोटर्स को लेके जाया जा सके। तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली? और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे। कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल पूछा कि क्या ये जेन्युइन वोटर्स थे या किसी प्लान्ड ऑपरेशन का हिस्सा थे? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज के इस वीडियो को देखिए, इसमें लोग बता रहे हैं कि सारा खर्चा बीजेपी उठा रही है। पैसा किसने दिया टिकट? मोदी सरकार ने दिया। तुम्हारे से कोई पैसे नहीं कोई पैसा नहीं लिया। किसने दिया खर्चा वर्चा? मोदी सरकार दिया। मोदी सरकार ने। हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं। नहीं ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है। ठीक है, भेजिए। हाँ जी। यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा। वो दे रहा है, अपने आप दे रहे हैं। बीजेपी के नेता ये खुद ही दावा कर रहे हैं। खर्चा कौन कर रहे हैं टिकटों का? खर्चा जो है इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, टिकट भाजपा अरेंज करा के दे रही है। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको। बीजेपी अपने खर्चे पर खाने पानी का इंतजाम करके स्पेशल ट्रेन चला रही है दूसरे राज्यों से ताकि वोटर्स को बिहार लाया जा सके। अब सुनने में आपको लग सकता है कि आखिर इसमें गलत क्या है, वोटर्स को ले जाया जा रहा है ताकि वो वोट डाल सके, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन ये देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो इंडिया में इलेक्शंस को गवर्न करता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अपने खर्चे पर कोई भी व्हीकल हायर करके लोगों को वोटिंग के लिए भेज नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। मतलब एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक भी वोटर्स को अगर ले जाया जाए फ्री ट्रांसपोर्ट देकर, ये भी गलत है। और यहाँ तो हरियाणा से बिहार तक लोगों को स्पेशल ट्रेन में ले जाया गया। एक बार फिर से रूल्स के अनुसार इलेक्शन कमीशन को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए था और इन ट्रेन को रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने SIR के दौरान अपने लॉयल वोटर्स को आइडेंटिफाई किया और इंश्योर किया कि वो डिलीट ना हो और फिर उनको बिहार में वोट डालने के लिए भेजा। इसी तरह राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूमकर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाए जाते हैं। लेकिन सबूत इतने सारे हैं दोस्तों कि मिट नहीं सकते, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। चौथा सुनिए, सीसीटीवी रूल्स। सीसीटीवी के रूल्स को बदलना और गड़बड़ी के सारे प्रूफ्स मिटा देना। पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज एक बहुत ही अहम चीज है दोस्तों, क्योंकि इस फुटेज के जरिए साफ देखा जा सकता है कि सच में किसी इंसान ने 2 जगह पर वोट डाला है या नहीं, किसी ने किसी और के नाम पर वोट डाला है या नहीं, कितने लोग एक पोलिंग बूथ में आ रहे हैं दिन में, क्या उसका नंबर सही से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज को छुपाना चाहता है, क्योंकि इन्होंने इसका भी रूल बदल डाला। पहले द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में नियम था कि कोई भी एक फीस देकर इलेक्शन पेपर्स मांग सकता है और इलेक्शन कमीशन को उसे ये पेपर्स देने पड़ेंगे। इसी नियम के आधार पर दिसंबर 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एडवोकेट महमूद प्रचा को हरियाणा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि इलेक्शन पेपर्स में सीसीटीवी फुटेज भी आती है और इसलिए किसी व्यक्ति के मांगने पर इसे दिया जाना चाहिए। लेकिन इस आदेश के कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन की सलाह पर इलेक्शन रूल्स 1961 में अमेंडमेंट कर दिया। सरकार ने सेक्शन 93(2)A में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से इलेक्शन पेपर्स मांगे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज को इन पेपर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया और अब कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी जा सकती, और ये तक कह दिया कि कोई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकता। बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने एक और नियम बना दिया कि अगर 45 दिन के अंदर नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट भी कर दिया जाएगा। यानी कि पहला तो सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं और दूसरा इसे डिलीट भी कर देंगे 45 दिनों के अंदर। और इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन दिया गया, बिल्कुल ही बकवास जस्टिफिकेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि हमारी माताओं, बेटियों, बहुओं की वीडियो को हम कैसे शेयर कर दें। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?